हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 9, company incorporated outside the India. Here in this we will cover section which is start from section number 379 ending with I think 393. Let's see which is the last section. Yes, 393. Okay, so let's start. Before that, we will study about the definition, that is the foreign company, which is the most important. Okay, let's start. What is the meaning of foreign company? Foreign company का means any company or body corporate incorporated outside the India, which has a place of business in India, whether itself or through its agents, physical or through an electronic mode. मतलब फॉरेन कंपनी का मतलब क्या क्या होता है। फॉरेन कंपनी में इंक्लूड क्या है, कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, लेकिन विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर आई इटसेल्फ थ्रू इन एजेंट या फिर उसका एजेंट इंडिया में फिजिकली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। या तो इटसेल्फ या एजेंट या फिर फिजिकली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स कंडक्ट करते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। और जो कि कवर होगी सेक्शन 2 क्लॉज 42। ओके, सो एक बार स्टडी करिए इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is all about the foreign company, and in this electronic mode they explain about the electronic mode. So what is this? This is all about the electronic mode. Once you will study this, so this is the मतलब like detailed analysis of the electronic mode meaning. ठीक है, you can do it self. Okay, so let's start with the section number 379, application of एक्ट टू दी फॉरेन कंपनी। सपोज दैट कोई भी कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए वो ऐसे ही आके मतलब बिजनेस खोली, शॉप ली रेंट पर या खुद की शॉप ओपन करी, और ऐसे तो बिजनेस नहीं हो सकता। वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अप्रूवल, इट मे बी फ्रॉम द आरबीआई एंड वी हैव टू टेक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरओसी। सो हियर इज अ अप्रूवल। सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देंगे आरओसी में, कि कौन देगी, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। तो एप्लीकेशन किसको दी जाएगी, तो 380 से लेकर 386 तक के बोथ इंक्लूसिव मींस 380 बी और 386 बी, एंड सेक्शन नंबर 93, 92 एंड 93 मींस सेक्शन नंबर 380 से लेके 386 के एंड 92, 93 ऑल द फॉरेन कंपनीज पर अप्लाईज होंगे ये सारे प्रोविजन जो कि कंपनीज एक्ट में पढ़ाए गए। मींस 380 टू 383 इंक्लूड 86 and 93, 92 and 93 apply to all the foreign companies। means जो भी कंपनीज 2 क्लॉज 42 में फॉल हो रही हैं उन पर ये सेक्शंस अप्लाई होंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब कब होंगे, रिक्वायरमेंट क्या है, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल स्टूडेंट, दिस इज नॉट ऑथराइज्ड, मतलब कम से कम 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इट मे बी इक्विटी और प्रेफरेंस, या पार्टली इक्विटी या फिर पार्टली प्रेफरेंस ऑफ द फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया। और वो शेयर्स कौन हेल्ड करता हो, दीज पर्सन, वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन। ठीक है, या फिर बाय वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, अब बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, मतलब नॉट फॉरेन कंपनी के शेयर होल्ड्स करते हो पेड अप शेयर कैपिटल के, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस या फिर पार्टली इक्विटी या फिर पार्टली प्रेफरेंस क्यूमुलेटिवली। तो नॉट लेस देन 50% का शेयर नहीं होना चाहिए जो कि होल्ड करा जाना चाहिए, या तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर वन और मोर कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, या फिर वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट सिंगली या फिर इन एग्रीगेट ऑल। मतलब 25% सिटीजन ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखा है, 25% कंपनी ने कर रखा है। इट मींस इट्स अ 50%, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। ठीक है, सिंगली इन एग्रीगेट सच फॉरेन कंपनी सेल कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 20
टू एंड सच अदर प्रोविजंस एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो कि कंपनीज कॉर्पोरेटेड इन इंडिया में एम्प्लॉइज होते हैं वो भी उस कंपनी पर एम्प्लॉइज होंगे। सो जैसे कि वी कैन सी द एग्जांपल, शेयर होल्डिंग हो गई हमारी, कॉर्पोरेटेड इन दुबई हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडियन कंपनी ने 26% होल्ड कर रखा है, इंडियन कंपनी ने 25 एंड रिमेनिंग सिटीजन ऑफ दुबई, मतलब दोनों इंडियन कंपनीज है। इट मींस इसमें सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, आप एक बार पढ़ लेना। सॉरी। तो ये अकॉर्डिंगली हमारी सारे प्रोविजन जो भी स्पेसिफाई करे गए हैं चैप्टर 22 के, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, और जो ऊपर स्पेसिफाई है सेक्शन 80 से 86 तक के इंक्लूड, वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर मतलब स्पेसिफाई करा गया है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 380, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर टू दी रजिस्ट्रार बाय द फॉरेन कंपनी। ठीक है, एवरी कंपनी शेल, मतलब जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, मतलब फ्रॉम दी डेट और मतलब ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब आज आके वो इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है, आज से विद इन 30 डेज वो डिलीवर करेगी डॉक्यूमेंट्स किसको, रजिस्ट्रार को, फॉर द रजिस्ट्रेशन। और वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी आरओसी को, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड एनालिसिस है। सो हर फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में आके अपना काम कर रही है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट डिलीवर करेगी रजिस्ट्रार को फॉर द रजिस्ट्रेशन क्या क्या, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टेट्यूट और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, अदर इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग या फिर डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और मतलब जो भी जिसमें भी डिटेल्ड एनालिसिस लिखा हो बिजनेस का कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, कहाँ इसका आरओसी है, कहाँ इसका हेड ऑफिस है, वो सारे उसके चार्टर, जो भी इसका आर्टिकल है, मेमोरेंडम है। जैसे कि अगर हमें किसी कंपनी के बारे में इंडिया में डिटेल्ड एनालिसिस करना है, तो हम क्या करते हैं, मेनली कंपनी के एमओयू को उठाते हैं और वहां पर हमें कंपनी का फुल्ली एनालिसिस मिल जाता है। सो हियर लाइक दैट जो फॉरेन कंपनी है वो सबमिट करेगी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, और अगर इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज भी सबमिट करेगी। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ अ कंपनी, वो भी सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब जो कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं उनकी भी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि रूल्स में स्पेसिफाई करा गया है। क्या क्या डिटेल्स, पर्सनल नेम, फुल सरनेम, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेना। अदर डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप, मतलब दीज आर द बेसिक डिटेल। नेशनैलिटी क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल, नंबर होल्ड करता हो, कॉर्पोरेट सिन नंबर ऑफ द कंपनी, मतलब अगर वो अदर कंपनीज में भी शेयर होल्डिंग होल्ड करता है तो, ठीक है। ईमेल आईडी, मेंबरशिप नंबर फॉर द सेक्रेटरी, डायरेक्टरशिप कहाँ कहाँ होल्ड करी जा रही है, और नेम एंड एड्रेस, नेम्स और एड्रेस ऑफ द वन पर्सन कंपनी, वन और मोर पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया, जो कि ऑथराइज्ड हो टू एक्सेप्ट कोई भी, मतलब लाइक टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विसेज ऑफ द प्रोसेस एंड, मतलब कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट करता हो इंडिया में, तो उसके पास मतलब ऑथराइज्ड हो एक्सेप्ट करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द, मतलब कंपनी तो फॉरेन की है, अब हम क्या करेंगे, किसे पकड़ेंगे, तो इंडिया में कोई बंदा रेजिडेंट होना चाहिए। हम उसका नाम देंगे कि हाँ, अगर आप फ्यूचर में कोई भी इस कंपनी के लिए कोई भी प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहते हो, नोटिस देना चाहते हो, तो आप इस एड्रेस पे भेज देना, यहाँ पर ये डायरेक्टर ऐसे ऐसे रेजिस्ट करता है इंडिया में, ठीक है। और फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां वो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं उस इंडिया को फुल्ली एड्रेस देना पड़ेगा। और पर्टिकुलर ऑफ द ओपनिंग और द क्लोजिंग इन इंडिया ऑन द अर्लियर ओकेजन, हो गया हमारा कंपनी का ऑफिस का ओपनिंग कब है, क्लोजिंग कब है, सारी डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस की सब देनी पड़ेगी। और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी का, मतलब या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जिसकी हमने डिटेल्स दी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी वो रिसीव करेगा कोई भी नोटिस, तो ना तो वो कन्विक्टेड हुआ हो, ना ही डिपार्ट हुआ हो फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर अब्रॉड, ना ही वो इंडिया में डिपार्ट हुआ हो, ना ही आउट ऑफ इंडिया में डिपार्ट हुआ हो, ना ही उसने कोई कन्विक्शन किया हो, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन एज बी प्रेस्क्राइब, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, form, procedures and time for making the application of the prescribe, जो ये any other information as may be prescribe है। अब यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और आरओसी में सबमिट करने पड़ेंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो अबव इंफॉर्मेशन है विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट FC1 में दी जाएगी, फॉर्म नंबर FC1
ठीक है, along with the जो भी prescribed fees है, and documents required to be submitted as provided in section 380 subsection 1. और एप्लीकेशन, अब उस डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या क्या और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, दिस हैज बीन स्पेसिफाइड हियर. मींस just a minute. This is okay. This is application shall also be supported. That application shall also be supported with the attested copy of the approval from the RBI under the FEMA or regulation. Any other approval is required by the foreign such company to establish. हो गया हमारा डिक्लेरेशन. या तो आरबीआई से डिक्लेरेशन ले लो कि हाँ हम ये ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, फेमा के अंदर हम आरबीआई से अप्रूवल ले लेंगे. वो जो अटेस्टेड कॉपी है वो हमें आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी. या फिर एक डिक्लेरेशन ले लो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दैट नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिसका हमने एड्रेस मेंशन कराया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी ही इज एलिजिबल टू रिसीव द ऑर्डर या फिर सर्विस जो भी लाइक अथॉरिटी प्रोसीड करेगी फॉर द ऑफ द फॉरेन कंपनी. ओके, तो या तो उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से डिक्लेरेशन ले लो, या फिर हमारा आरबीआई से अटेस्टेशन ले लो कि हाँ हम ये बिजनेस कर रहे हैं और ये अप्रूवल हमको मिल चुकी है. अब ऑफिस वेयर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर एंड फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन. अब डॉक्यूमेंट्स कौन से आरओसी में सबमिट कराने हैं, ठीक है. ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म FC1 और डिक्लेरेशन या फिर आरबीआई की अटेस्टेड कॉपी, तो ये कहाँ सबमिट होगी, कौन से ऑफिस में. तो ये रूल्स में स्पेसिफाई करा गया है कि ये हैविंग अ ज्यूरिडिक्शन ओवर द न्यू दिल्ली. मतलब आप किसी भी स्टेट में किसी भी ज्यूरिडिक्शन में आके बिजनेस कर रहे हो, बट यू हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स टू द दिल्ली. यहाँ पर मतलब रजिस्टर हैविंग अ ज्यूरिडिक्शन ओवर द दिल्ली, इट शैल बी अकम्प्लिश बाय प्रिस्क्राइब फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी. अगर कोई फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, सपोज दैट अब उसका काम हो गया एंड सीज है, मतलब अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहे, तो अब इस केस में क्या उसे नोटिस भी देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को. फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज गिवन, द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर टू द डॉक्यूमेंट सीजेस. मतलब प्रोवाइडेड दैट नो अदर ऑफिस, मतलब जिस दिन वो आरओसी को डिक्लेरेशन, ये रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन नोटिस दे देगा कि नाउ आई एम सीज टू डू द मतलब बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उस डेट से ही सीज टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार. ओके, अब इसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. वंस यू विल स्टडी एंड ट्राई टू लिंकेजेस द सेक्शंस इन ईच अदर, ठीक है, तो वो इजिली रिटेंशन होगा. आप सीक्वेंस में स्टडी करिए, इट विल बी इजिली रिटेंशनल. ठीक है, एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो सपोज दैट आज कंपनीज एक्ट 2013 आया, उससे पहले जितने भी फॉरेन कंपनी आके इंडिया में काम कर रही थी, अब उन पर क्या एप्लीकेबल हुआ, दैट प्रोवाइड दैट विच हैज नॉट डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. ये पुराने एक्ट का सेक्शन है. अगर इस सेक्शन के अंदर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर नहीं करा था, तो अब उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे. ठीक है, उनके पास ये ऑब्लिगेशन है कि उन्हें उन्हें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. अब आ जाते हैं फॉर्म एंड प्रोसेस. सपोज दैट कंपनी को जो हमने आरओसी को डॉक्यूमेंट्स ये जितने भी सेंड करे हैं, ये सारे जितने भी हमने आरओसी को सेंड करे हैं, अब इस केस में कोई अल्टरेशन होता है, तो अब हमें जिस दिन अल्टरेशन हो रहा है उससे 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब विद इन 13 डेज हमें रजिस्ट्रार को डिलीवर करने पड़ेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन. और क्या क्या डिटेल्स हमने चेंज कराई वो FC2 में फॉर्म जाएगा. ठीक है, वो हम फॉर्म फिल करेंगे FC2 में. और बट जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो FC1 हो गया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दी सेक्शन नंबर 381. मतलब अल्टरेशन का भी टाइम 30 डेज है. 30 डेज कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अल्टरेशन ऑफ सच अल्टरेशन डिलीवर करेंगे टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग सच पार्टिकुलर्स ऑफ द अल्टरेशन इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फॉर्म नंबर इज FC2. Students, you have to keep in your mind form number, because in a practical life you have to be very like active, which form number is required to file, if there is a resignation of a director, if there is any alteration in a director. So this is the practical mindset. You are a chartered accountant finally. So let's start with another section, that is the section number 381.
accounts of the foreign company. Every foreign company shall in every calendar year, मतलब 1st Jan to 31st December, मेक आउट द बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी इन सच फॉर्म एंड मैनर, और वहां पर सॉरी, एंड इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड और एनेक्स्ड documents as may be prescribed, and deliver करेगी copy of those document to the registrar. अब every foreign company prepare करेगी financial statements जो कि इंडिया में ऑपरेशन हो रहा है in accordance with the schedule 3 और near to the as possible each year, ठीक है, including document that are required to be annexed should be chapter 9 accounts of the company, और documents relating to all of the जो भी consolidated financial statement होंगे parent company के submitted by its to the prescribed authority in a country of its इनकॉर्पोरेशन। मतलब सबसे पहले आ जाते हैं एवरी फॉरेन कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इन अकॉर्डिंग शेड्यूल करी और सबमिट कराएगी अटैच करके किसको, आरओसी को। मतलब अब यहाँ पे आरओसी को सबमिट करेगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने पड़ेंगे, एक तो हमें बैलेंस शीट जो कि इंडिया में ऑपरेशन हो रहा है उसकी बैलेंस शीट और P&L अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 वो सबमिट करनी होगी, और कॉपी ऑफ द जो कि कौन CFS बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे पेरेंट कंपनी के जो कि मतलब जो कि सबमिट करे गए हैं इनके द्वारा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जिस कंट्री में वो रजिस्टर उनका इनकॉर्पोरेशन है। सपोज दैट सिंगापुर में उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो उस केस में क्या है, जो उन्होंने बैलेंस शीट वहां सबमिट करे हैं फाइनेंशियल्स वो यहाँ भी सबमिट करने पड़ेंगे। और अब इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर, ये आप अपने आप स्टडी कर लेना, देयर इज नो एज सच एक्सप्लेन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट अप्लाई, कोई भी एक्सेप्शन या फिर मॉडिफिकेशन लगा सकती है। और इसके बाद आ जाते हैं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में एनेक्स्ड करना पड़ेगा। और एवरी फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कराने पड़ेगी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ द बिजनेस बाय द कंपनी इन इंडिया, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। बैलेंस शीट जो भी बनाई है इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो भी सेंड करने पड़ेंगे। एवरी फॉरेन कंपनी अब यहाँ पे FC3 में डॉक्यूमेंट्स भेजेगी अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हर साल उनको फाइल करने पड़ेंगे ना डॉक्यूमेंट्स, वो किस में भेजेगी, हमारे फॉर्म नंबर 3 में। और ये होना चाहिए लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सपोज दैट 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहे हैं, अब 31 दिसंबर के डेट पे कितने हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस हैं जो कि इंडिया में रन हो रहे हैं फॉरेन कंपनी के द्वारा, तो उन सब की भी डिटेल्स हमें उस FC3 फॉर्म में देनी पड़ेगी। और इसके बाद आ जाते हैं कोई भी डिटेल्स वो हमारा वो जो कि मतलब सपोज दैट कोई भी मान लो सपोज दैट तमिलनाडु में हमारा बिजनेस नहीं हो बंद हो गया फॉरेन कंपनी का, तो उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने ये नोटिस आरओसी को दे दिया है कि हाँ हम यहाँ पे अब बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं फर्दर, मतलब ये डिटेल्स तो दे दी, अब हमें फर्दर और क्या क्या देनी है अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड इंक्लूडिंग द डिविडेंड ऑल्सो। मतलब बैलेंस शीट के साथ साथ स्टूडेंट्स यू हैव टू सी दैट कि यहाँ पर जैसे मेन पॉइंट्स था इंग्लिश लैंग्वेज में देना पड़ेगा अगर नहीं है, और दूसरी चीज यहाँ पे हो गई ये डॉक्यूमेंट्स किसके, CFS बैलेंस शीट जो कि पेरेंट कंपनी के जो कि सेंड करी गई है उस कंट्री में जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दैट what is required to submit statement of related party transaction, statement of repatriation of profit, statement of transfer of fund, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, all those documents shall be delivered to the registrar within a period of 6 months the foreign company to which documents late, मतलब 6 मंथ कहाँ से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच डॉक्यूमेंट्स लेट, मतलब जब फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी इंडिया रजिस्ट्रार को सबमिट कराने होंगे। प्रोवाइडेड दैट अगर मान लो किसी रीजन से आप विद इन 6 मंथ सबमिट नहीं करा पाते हो, तो जस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार एंड एक्सटेंशन मिल जाएगा जो कि 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा, मतलब यू विल गेट एन एक्सटेंशन if there is a sufficient ground you have to make just an application to the registrar that we are not able to do this specify the reason but it should not be more than the 3 months। ओके, अब आ जाते हैं ऑडिट। अब फॉरेन कंपनी के ऑडिट्स कैसे होगा, every foreign company shall get its accounts pertaining to Indian business operation prepared in accordance and rules shall be audited by the practicing chartered accountant। मतलब
हर फॉरेन कंपनी को डजंट मैटर लॉस है प्रॉफिट है जो भी है, मतलब 2.5 लाख से कम, मतलब फॉरेन कंपनी इट्स अ मैंडेटरी टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट, मतलब कौन से चार्टर्ड, मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो भी इंडिया का। और या फिर कोई फर्म हो, एलएलपी हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो। और ऑडिट एंड वही सारे डॉक्यूमेंट, मतलब सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे प्रोविजंस के, जो कि एज चैप्टर 10 के, जैसे कि इंडियन कंपनी हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 382, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी का नाम हमें कहाँ का डिस्प्ले करना है, तो सेक्शन 382, every foreign company shall consequently exhibit on the outside of every office, suppose that यहाँ मतलब इसका तमिलनाडु में ऑफिस है, ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाएगी, वहां पर लिखेगी फॉरेन कंपनी, ठीक है। और कैरिंग आउट द बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, मतलब जो जितने भी, मतलब एवरी ऑफिस है ना, हर ऑफिस के बाहर वो लिखना पड़ेगा उसे कि हाँ ये कंट्री है, ये नाम है फॉरेन कंपनी का, और ये इस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। और एक एक तो लोकल लैंग्वेज में, और एक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में उसे वहां पर यूज करना पड़ेगा कि हाँ ये कंपनी का नाम है, ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है इस कंट्री में, और ये इसका बिजनेस है, ठीक है। ये इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब आ जाएंगे कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ कंट्री इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। कॉज cause the name of the company and of the country in which it is incorporated to be stated। अब और कहाँ कहाँ डिटेल डिस्क्लोज करनी है, एक तो ऑन द बिजनेस लेटर, जो भी बिजनेस के लेटर्स होते हैं, बिल हेड्स पर, लेटर पेपर पर, एंड इन ऑल द नोटिसेस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी, मतलब एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, उसके बाहर डिटेल्स लिखनी है किस लैंग्वेज में, एक तो लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल सपोज दैट साउथ में है, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई में या फिर दिल्ली में, एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, और दूसरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश की, कंपनी का नाम फॉरेन कंपनी का, और कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड है, और उसका मतलब बिजनेस क्या है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बिल हेड्स में, लेटर हेड्स में, एंड इन ऑल द नोटिसेस एंड इन द ऑल द ऑफिशियल पब्लिकेशन में क्या लिखना पड़ेगा, नाम, कंट्री का इनकॉर्पोरेशन, मतलब किस कंट्री में इनकॉर्पोरेशन है वो फॉरेन कंपनी, ठीक है। एंड इफ द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी लिमिटेड है, तो ये फैक्ट्स भी हमें स्टेट करने पड़ेंगे एवरी प्रोस्पेक्टस जो कि इश्यू करा गया है इंडिया में। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि इफ वी नीड अ फंड, तो हमें मतलब प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल्स, तो वहां पर भी अगर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, सो वी हैव टू स्पेसिफाई इन एवरी सच प्रोस्पेक्टस जो कि इशू करा गया है। एंड बिल लेटर्स में भी, बिल हेड्स पर भी, और लेटर पेपर पर भी, नोटिस पर भी, एडवर्टीजमेंट में भी, और अदर ऑफिशियल पब्लिकेशंस जो होंगे कंपनी की, और इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर में, तो वहां पर भी हमें स्पेसिफाई कर रहेगा यस द मेंबर्स ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। और कहाँ कहाँ और डिटेल्स, तो बस यही है, ये दिस इज ऑल अबाउट। तो हमें कहाँ कहाँ नाम ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी सेक्शन 382 में डिस्प्ले करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ, तो दो जगह था मेनली, जहाँ जहाँ ऑफिस है उसके बाहर, और एक बिल हेड्स लेटर हेड जो भी हमारा ऑफिशियल पब्लिकेशन है, एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस। अब आ जाते हैं सर्विस ऑन द फॉरेन कंपनी दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 383। एनी प्रोसेस, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट जो भी सर्व करे जाएंगे फॉरेन कंपनी पर, जो डीम्ड मान लिए जाएंगे सर्व, उस पर्सन को अगर एड्रेस कर दिया, इफ द एड्रेस टू एनी पर्सन जिसका नाम स्पेसिफाई करा गया था, याद है सेक्शन नंबर 380 में, मैं उसमें लास्ट में बताया गया था कि आई टोल्ड यू कि मतलब कि एक बंदे का नाम देना पड़ेगा, वी हैव टू, जो कि इंडिया में रेजिडेंस करता हो, जो भी नोटिस इशू करे जाएंगे फॉरेन कंपनी, वो उसको एड्रेस करे जाएंगे। तो अगर उसको एड्रेस कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया रजिस्ट्रार ने, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि हमने फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे फॉरेन कंपनी के, वो हमने सफिशिएंटली सर्व कर दिए हैं। तो और लेफ्ट करे जाएंगे एट और सेंड बाय द पोस्ट एड्रेस करे जाएंगे, जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो भी है, मतलब वो जिस भी मोड से जिस भी मोड से वो लोग देंगे डिटेल्स, तो उस केस में क्या है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हमने फॉरेन कंपनी को सर्व कर दिए डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 383। सो इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर्स।
till that time, bye bye and study